नमस्कार, भोपाल की इस खास ज़ूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने शिक्षाविद, करियर गाइड, करियर काउंसलर और जाने-माने अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी। डॉक्टर भंडारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है भोपाल के इस प्रोग्राम में और मैं आपको स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा-सा वक़्त निकाला भोपाल के लिए और भोपाल से जुड़े उन तमाम इंदौर वासियों के लिए जिनके मन में इन्फ्लेशन, महँगाई को लेकर सवाल हैं, मनी मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, इन चीज़ों को लेकर सवाल है कि वो किस तरीके से अपना पैसा प्लान करें जिससे उनकी रिटायरमेंट में कुछ दिक्कत ना हो, वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। हम सिर्फ बात की शुरुआत करें इससे पहले यहाँ पर मौजूद मैं सभी लोगों को थोड़ी-सी 2 शब्द जयंतीलाल भंडारी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भंडारी दशकों से शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। शुरुआत एक शिक्षक के रूप में हुई और फिर उसी को आगे बढ़ाया इस तरीके से कि एक करियर मार्गदर्शक रूप में सबसे पहले स्थापित हुए। अर्थशास्त्र में शुरू से ही दिलचस्पी रही। बड़े अर्थशास्त्री आज सेंट्रल इंडिया में जयंतीलाल भंडारी जी का नाम कोई शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि मैं नहीं पहचानता हूँ। सो ये ख्याति रखते हैं, इन्हीं की ख्याति और करियर काउंसलिंग या मार्गदर्शन की अगर हम बात करें तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी का नाम जुड़ा हुआ है। सो ऐसी शख्सियत आज आपके बीच मौजूद हैं, आपको एक वक़्त मिलेगा डॉक्टर भंडारी से बातचीत करने का, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का। सो डॉक्टर भंडारी एक बार फिर से आपका स्वागत है भोपाल के इस स्पेशल वेबिनार में। सर मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। हमारा आज का जो विषय है कि बढ़ती महँगाई में कैसे हो मनी मैनेजमेंट। सर एक थोड़ा-सा एक ओवरव्यू पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती महँगाई को इंदौर के परिप्रेक्ष्य में अभी हम कैसे देखें और मनी मैनेजमेंट को कैसे समझें? में इस समय पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में और इंदौर में भी जो सबसे ज़्यादा आर्थिक सामाजिक परेशानी, आर्थिक सामाजिक चिंताएँ बनी हुई है, वो है बढ़ती हुई महँगाई से। और बढ़ती हुई महँगाई का संबंध जहाँ एक व्यक्ति से भी है, वहीं देश और प्रदेश और इंदौर की इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई है। पहले हम ये देखें कि महँगाई क्यों बढ़ रही है? महँगाई बढ़ने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है, उसमें है पेट्रोल और डीज़ल की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतें, ये सबसे पहले कारण के रूप में हम गिन सकते हैं। दूसरा, एक आम आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा संबंध जो होता है, वो उसकी किचन से होता है। तो किचन की जो वस्तुएँ हैं, उन वस्तुओं में दालें भी हैं, तेल भी हैं, सब्जियाँ भी हैं। इन सब की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ी है, तो जब किचन के ऊपर असर दिख रहा है महँगाई का, तो आम आदमी के सामने महँगाई एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर दिखाई देती है। जब डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं, तो डीज़ल की कीमतों के कारण यातायात महँगा हो जाता है, आने वाली वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। तो ये ऐसे बड़े कारण हैं, इनके कारण महँगाई बढ़ रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कोरोना काल के बीच में जहाँ लॉजिस्टिक की दिक्कत बढ़ी, सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण वो महँगे हो गई और उनकी पर्याप्त माँग और पूर्ति के बीच में संतुलन नहीं रहा। एक वो भी बहुत बड़ा कारण है और इन सब के साथ-साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि जो वस्तुएँ आयात होती हैं, जो वस्तुएँ हम आयात के रूप में मँगाते हैं, वो दलहन भी हैं, तिलहन भी हैं और हमारे दैनिक औद्योगिक उपयोग की जो वस्तुएँ हैं, वे भी आयात शुल्क बढ़ने से महँगी हो गई है। आयात शुल्क कोरोना काल के बीच में जब से हमारे आयात बढ़ने लगे हैं, तब से आयात शुल्क बढ़ गए हैं। ख़ास तौर से हमारे जो सबसे ज़्यादा जो आयात होते हैं, वो चीन से होते हैं। तो चीन से जो वस्तुएँ हमारे यहाँ आ रही हैं, चाहे वो औद्योगिक वस्तुएँ हैं, चाहे सेवा क्षेत्र की वस्तुएँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये करीब 25 से 30% इनके ऊपर आयात का मूल्य बढ़ गया है, आयात महँगे हो गए हैं। तो ये ऐसे बड़े कारण हैं, जिनके कारण महँगाई देश में दिखाई दे रही है, जिनके कारण महँगाई प्रदेश में दिखाई दे रही है और जिनके कारण महँगाई इंदौर में भी दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये है कि महँगाई बढ़ती जा रही है, हमारी आमदनी कम है और वास्तव में कोरोना के बीच में आमदनी और घटी है। अभी जो सर्वेक्षण आ रहे हैं कि देश के 80% लोगों की आमदनी चालू वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ने नहीं जा रही है और कुछ लोगों की आमदनी तो इसके अंदर घटी हुई दिखाई देगी। तो ये बड़ी चुनौती है कि महँगाई बढ़ रही है, आमदनी घटी हुई है, रोज़गार कम हुए हैं। ऐसे में कैसे अपने सीमित आमदनी से लोग अधिकतम उपयोग उसका ले लें। 2-3 बातें हैं इसके अंदर। हम
जीवन की जो 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, जिंदगी की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, हम इनसे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका तो जितना जरूरत है उनका उपयोग करना ही होगा। लेकिन जो दूसरी आरामदायक आवश्यकताएं हैं, जो विलासिता की आवश्यकताएं हैं, उनका उपयोग हम यदि कम मात्रा में करें या उनका उपयोग घटा दें, तो उससे भी जो बड़ा फायदा होगा कि हम हमारे धन का सबसे बढ़िया उपयोग कर पाएंगे और महंगाई के बीच में हमारी मनी का मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर एक बात ये भी है कि यदि हम विनिवेश करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ अच्छी आमदनी हमें हो सकती है। खासतौर से जो सीनियर सिटीजन होते हैं, पेंशनर होते हैं, उन्हें ये देखना है कि उनके पास में जो धन है, जो सुरक्षित धन है, जो उनकी जिंदगी का भाग है, उसके लिए वो क्या करें, किस तरह से विनिवेश करें। तो इस समय जो महत्वपूर्ण है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सरकारी बॉन्ड है, वे अब आम आदमी भी खरीद सकेगा, ये अभी कुछ समय पहले सुनिश्चित किया है। तो सरकारी बॉन्ड के ऊपर सरकार की गारंटी होगी और इसके ऊपर जो ब्याज प्राप्त होगा, वो ब्याज भी किसी भी एफडी, किसी भी बैंक की एफडी से अधिक होगा और पूरी तरह से सुरक्षित होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। गोल्ड लोन, उसके ऊपर भी गोल्ड लोन भी लिया जा सकता है और कम ब्याज दर के ऊपर ये गोल्ड लोन हमें 7 से 8% तक में अवेलेबल हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बाद में हम पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स है, उसके अंदर भी यदि निवेश करेंगे तो तुलनात्मक रूप से हमें लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह से बढ़ती हुई महंगाई की ये बड़े महत्वपूर्ण कारण है और हम हमारे सीमित धन का और घटी हुई आय का भी इस तरह उपयोग करें कि अनिवार्य आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जो जरूरी है, उनमें हम कमी नहीं कर सकते, लेकिन जो आरामदायक कंफर्ट्स हैं और जो लग्जरी है, उसके अंदर हम जरूर कम कर सकते हैं और इस तरह से हम मनी मैनेजमेंट के रूप में आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये तेल की कीमतें कम होंगी, कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी, बाजार में दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी घटेंगी, जैसा कि अनुमान आ रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हम फिर से एक खुशहाली की स्थिति में, तनाव रहित स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इससे पहले कि डिस्कशन ओपन करूं पब्लिक के लिए, एक छोटा सा सवाल सर मेरे दिमाग में भी आया आपकी बात सुन के। सर, इन्वेस्टमेंट की जब हमने बात करी थी कि पोस्ट ऑफिस के कुछ सेविंग स्कीम्स हैं, रिजर्व बैंक के कुछ बॉन्ड्स आने वाले हैं। सर, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन या महंगाई की जो दर है, वो करीब हमेशा जो हमें ब्याज मिलता है वो 6% के आसपास या 5.5% के आसपास रहता है, और जो इन्फ्लेशन है वो करीब 10% भी छू जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि मतलब मनी मार्केट में एंटर करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए, युवाओं के लिए? दो बातें हैं, यदि हम बहुत सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, बहुत सुरक्षित निवेश, कई लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे में इस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकारी बॉन्ड लाए गए हैं, वो एक आम आदमी भी खरीद सकता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और इनके ऊपर एफडी की तुलना में भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। सुरक्षा के साथ में एक बहुत बड़ी जो बात होगी, ब्याज भी एफडी से ज्यादा मिलेगा और सुरक्षा होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि यदि हम इस समय एक अच्छा निवेश करना चाहते हैं, तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। पिछले 10 साल में जो कल्पनाएं नहीं की गई थी, उस तेजी से शेयर बाजार बढ़ा है और शेयर बाजार के हिसाब से भी हम देखें तो डीमेट खातें इतनी तेजी से खुली हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि कोरोना काल के बीच में हम देखें, 2020-21 वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष, तो करीब 1.4 करोड़, 1,40,00,000 नए डीमेट खाते खुले हैं। और खास बात ये भी कि इन 1,40,00,000 डीमेट खातों में से करीब 70% डीमेट खाते महिलाओं की तरफ से खोले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के लिए कि देश के लोग शेयर बाजार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, रिटर्न भी अच्छे हैं। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोरोना की चुनौतियों के बीच जब निराशाएं थी, तब भी शेयर बाजार ने लोगों को आशाएं दी। जी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि एक एक आम आदमी उसकी जो भी वो सेविंग करता है,
उसकी सेविंग को वो किस हिसाब से बाइफरकेट करना चाहिए उसे, अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है, कितना उसे कैश होल्ड करना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम समझें आज के समय में, कितना वो कैश होल्ड करे, कितना वो बैंक्स में रखे, कितना वो म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट या किसी और चीज में इन्वेस्ट करे, आपके नॉलेज में आपकी टिप। वास्तव में जितना भी निवेश हो वह एक जगह एक साथ न हो। निवेश का एक पैमाना, निवेश का एक माध्यम नहीं हो कि हमारी सारी सेविंग एक तरफ हम लगा दें। तो ये एक उचित अनुपात में, जहां नगद या बैंक में बचत खाते के रूप में रखी जाए जो कि तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है, वहीं ये एफडी के रूप में भी लगाई जाए, और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के रूप में, और साथ में सरकारी बांड, इन 4 भागों के अंदर यदि हम हमारे निवेश को देंगे तो वो सुरक्षित भी होगा और पर्याप्त रूप से हम आमदनी भी कमा पाएंगे। और खास तौर से इस समय शेयर मार्केट और उसके साथ साथ जो आईपीओ आ रहे हैं, बहुत तेजी से आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ का मतलब है नई कंपनियों के जो अंश वो पहली बार बाजार में देती हैं, तो ऐसे प्रस्तावों को आईपीओ कहते हैं। देश में आईपीओ पिछले 15 साल की तुलना में छलांगे लगाकर बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। राइट सर। सर थैंक यू, आपने इतने अच्छे टिप्स दिए। अब मैं सेशन को पब्लिक के लिए ओपन करता हूं। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है, कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर पहले अपना नाम बताइए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। हमारे दर्शकों में से अगर कोई डॉक्टर भंडारी से सवाल करना चाहते हैं, कृपया अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना नाम बताइए। मैं आपको पिन पर लेकर आऊंगा, फिर आप सवाल पूछिएगा। समय की पाबंदी है, हाँ, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ, डॉक्टर वाजपेयी। डॉक्टर बाजपेयी। डॉक्टर सर, वाजपेयी। डॉक्टर बाजपेयी हाँ, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं आपको लाइन पर लेके आ रहा हूँ, जो डॉक्टर भंडारी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर वाजपेयी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर आप अपने आप को स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लीज आपका सवाल कीजिए। सर हेलो। जी वाजपेयी जी, जी। हाँ हाँ हाँ, भंडारी, ऐसा है कि जो आपने बताया कि एक जगह निवेश नहीं करना चाहिए, एफडी में भी करें, सेविंग में भी करें, और कुछ कैश भी रखें, तो उसका कृपया बताएं परसेंटेज, बताएं परसेंटेज। तक परसेंटेज का एक उपयुक्त अनुमान हम माने तो हमारा 20% नकद और बचत खाते के रूप में हो। 20%। अच्छी। 30, 20% सेविंग में करें। जी बिल्कुल, तीस हाँ। फीसदी इस समय हम एफडी के रूप में रख सकते हैं, और पचास हम्म, फीसदी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में ले जाइए। 20, 30 और हम्म। 50 ये बेस्ट रेशो होगा, और इसके परिणाम भी हमको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये जी समस्या सीनियर सिटीजन ज्यादा है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं ना, उनका पेंशन फिक्स मिलती है, इनकम फिक्स होती है, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। जो पहले ब्याज मिला आज कम मिल रहा है, उनका उनका जो भी खर्चा होता है उससे निकलता है, ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है वाजपेयी जी आपका, कि ब्याज की दरें घटती जा रही है। हाँ, स्मॉल उनकी सेविंग, इनकम फिक्स। हाँ। छोटी बचत के ऊपर ब्याज की दरें बहुत तेजी से घटती जा रही हैं। ये बचत की दरें इसलिए घटती जा रही है, ब्याज कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार को इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो धन चाहिए वो भी कम ब्याज दर के ऊपर सरकार को, लोगों को देना पड़ता है। तो ये जो ब्याज दरें घट रही हैं, ये निश्चित रूप से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन खासतौर से जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और इस बारे में सही है, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो ब्याज दरें और घटा दी गई थी। लेकिन सरकार को लगा कि गलत निर्णय हो रहा है, और सरकार ने 24 घंटे में उसको रिवर्ट करा और वो ब्याज दरें नहीं घटने दी। तो ये ब्याज दरें, तो यदि हमको सबसे बढ़िया लेना है तो हमें जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं और उसमें जो सीनियर सिटीजन की सेविंग्स हैं, उसमें आप जरूर सोचिए, उसका हमें फायदा मिलेगा। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस समय जो सरकारी बांड शुरू किए गए हैं, उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं, और जरूर सोचना चाहिए। जी। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। डॉक्टर वाजपेयी, थैंक यू डॉक्टर भंडारी जी। और कोई व्यक्ति जो सवाल करना चाहता है डॉक्टर भंडारी से, कृपया अपना नाम पहले बताइए माइक को अनम्यूट करके, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। हेलो, पंकज गुप्ता बोल रहा हूँ। जी पंकज गुप्ता जी, आपका प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपको कनेक्ट करता हूं। जी पंकज गुप्ता जी, आप लाइन पे हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं डॉक्टर भंडारी के साथ में। आपका सवाल पूछिए सर।
भंडारी सर, मेरे को एक प्रश्न ये पूछना है कि जैसे आज हम लोगों का जो खर्चा है, अगर रिटायरमेंट, मेरा अभी रिटायरमेंट में करीब 14 साल हो रहे हैं, अभी एज मेरी 46 है, तो मैं क्या इन्फ्लेशन रेट देके चलूं ताकि कितना मंथली खर्च होगा वो पता चल सके? आपके अनुसार एक ऑन एन एवरेज कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए सो दैट रिटायरमेंट में कितना खर्चा हो पर मंथ वो पता चल सके? दो बातें हैं गुप्ता जी। पहली बात तो ये कि 14 साल अभी आपके रिटायरमेंट को हैं और ये 14 साल बहुत होते हैं अच्छा प्लानिंग करने के लिए, निवेश का प्लान करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ये करें कि आपकी जितनी भी इनकम हो, अभी से उसका करीब 20%, 15 से 20% उसका सेविंग करना आप शुरू करें। और सेविंग में म्यूचुअल फंड की तरफ आप जरूर देखें, और जो शेयर्स बहुत रिस्की नहीं है ना, उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड आना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार इस तरह के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम आदमी को भी ये बॉन्ड देने जा रहा है। दो बात, फिर एक आप ये भी सोच सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस LIC के द्वारा जो पेंशन प्लान दिए जाते हैं, वे पेंशन प्लान इस समय बहुत उपयोगी हैं। तो कृपया करके एक बार LIC के पेंशन प्लान को आप देखें कि अभी से आप जो सेविंग करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका आपको पेंशन प्लान में किस तरह से लाभ मिल सकता है। इन दोनों तीनों बातों पे आप ध्यान दें, निश्चित रूप से एक खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भंडारी सर, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, 20% करीब सेविंग करना चाहिए। बट सर, मैं आपको जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि आज मेरी जो टेक होम सैलरी है उसका 50% मैं सेव कर पा रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये सिर्फ पूछने का कि इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेट कितना होगा? लाइक आज के समय में मेरा खर्चा करीब 50,000 रुपये महीना है, तो उस समय कितना होगा? वो 50,000 का कितना परसेंट इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करें? ये आप इन्फ्लेशन कितना भी उस समय होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 7-8% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। जी, थैंक यू। ये जो मैंने सुझाव दिए, इसके हिसाब से चले, डेफिनेटली यू विल एंजॉय ए वेरी गुड रिटायरमेंट लाइफ। थैंक्स अलॉट भंडारी जी, थैंक्स अलॉट। थैंक यू पंकज गुप्ता जी, थैंक यू डॉक्टर भंडारी। कोई और जो सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आपका नाम लीजिए ताकि मैं आपको डॉक्टर भंडारी से कनेक्ट कर सकूं। कोई और सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर भंडारी से, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से? आपका नाम लीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, आपका नाम बताइए प्लीज। राजीव ठाटा। जी राजीव जी, मैं आपको डॉक्टर भंडारी से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी राजीव जी, आपका सवाल पूछिए। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने, RBI बॉन्ड के बारे में बताया आपने हमको, साथ ही कई चीज़ें बताई जो हमको नहीं पता थी। और आजकल के जो लोग हैं वो डरते हैं कि शेयर बाजार में जाएं या ना जाएं। तो मेरा ये सवाल था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आगे जाके इसको परमिशन मिल पाएगी सरकार की तरफ से? और अभी जो युवाओं का जो एक क्रेज दिख रहा है, तो क्या उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? क्रिप्टो करेंसी को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमति नहीं दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये इसके बारे में सूट फाइल किया हुआ है, तो हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी के अंदर यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर अभी वैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिली हुई है, और ऐसे में ये रिस्की होगा। और यदि हम पूरी दुनिया की तरफ देखें तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत उच्च उच्च वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग के लोग भी इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब तक सरकार की तरफ से पूरी इसके लिए वैधानिकता नहीं हो, तब तक हमको, और खासतौर से नई पीढ़ी को, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये एक जोखिम भी हो सकती है। इस बात पे बहुत अच्छी तरह से हमको ध्यान में रखना है। राइट। आपके आपके एक और सवाल था मेरे लिए कि आपके पर्सनल फेवरेट शेयर कौन से हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और क्या आप इन्वेस्टिंग एज यानी सीधे डायरेक्ट शेयर में करते हो? और आपके पर्सनल फेवरेट शेयर कौन से हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे चल सकते हैं? और जोमेटो का IPO आया था, तो उसको लेकर भी आपके कुछ राय है, कितना आगे जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर भी रहा हूँ, और
मेरी ये मान्यता है कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए सबसे बढ़िया हो सकते हैं, जिसमें हमारे रिटर्न भी अच्छे हैं और उसके साथ में उसके अंदर सेफ्टी भी हमारी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के साथ में। और म्यूचुअल फंड में भी जो मेरे म्यूचुअल फंड है वो HDFC के अंदर है और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये हैं। और जो इस अभी जो IPO आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, जो IPO आ रहे हैं उन IPO की आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें। ये नई कंपनियां जो आ रही हैं उनकी बैलेंस शीट के साथ में उनकी आर्थिक वित्तीय स्थिति देखें और लगे तो IPO के अंदर यदि आप जाएंगे तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि देश का स्टॉक मार्केट, देश का शेयर मार्केट दुनिया के विकासशील देशों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं कि कोरोना की चुनौतियों के बीच में 1,40,00,000 डीमैट खाते खुले हैं, 1,40,00,000 डीमैट खाते खुले हैं। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5 वर्षों के अंदर जो डीमैट खाते हैं वो करीब 10 से 12 करोड़ नए खातों के रूप में दिख सकते हैं। तो ऐसे में IPO के बारे में आप आज सोच सकते हैं, बहुत तेजी से ये IPO के लाभ भी बढ़े हैं और उनकी छलांगे भी बढ़ी। जी, थैंक यू डॉक्टर भंडारी, थैंक यू राजीव जी। समय बहुत कम है इसलिए मैं आपको यहीं पर रोकना चाहता हूं राजीव जी। सर, इसके पहले कि कोई और सवाल भी आपके पास आए, एक छोटी सी बात मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। भोपू में कई ऐसे लोग हैं, इंदौर का सोशल नेटवर्क है क्योंकि भोपू यहाँ से कई युवा भी जुड़े हुए हैं। सर, यूथ की अक्सर डिमांड रहती है कि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है, स्टार्टअप्स के लिए प्लान करना है और अक्सर वो परेशान होते हैं कि मेरे लिए अप्रोप्रिएट लोन कैसा होगा। जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं 5 से 10 लाख या 10 से 15 लाख के बीच में होते हैं। तो सर, क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? तो मैं इस समय उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का बहुत सपोर्ट है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जो छोटे उद्योग कारोबार हैं उनके लिए अलग से लोन की सुविधा भी दे रखी है और जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए अलग से योजनाएं भी हैं। तो बहुत बड़े स्टार्टअप पे सोचने की बजाय, बहुत बड़े स्टार्टअप पे सोचने के बजाय छोटे उद्योग कारोबार जिनके लिए सरलता से देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा और स्टेट बैंक समूह के बैंकों के द्वारा लोन दिया जा रहा है, उनकी तरफ जाना चाहिए। सारे बैंकों में ये योजनाएं सरलता से उपलब्ध हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग में प्रदेश में हर एक जिले के अंदर जिला औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पे सारी सूचनाएं और सारी सहायताएं उपलब्ध हैं। और वास्तव में नौकरी करने के बजाय यदि उद्योग की तरफ आगे बढ़ा जाए तो वो स्वयं के लिए भी लाभप्रद है और देश की इकोनॉमी के लिए भी लाभप्रद है। जी, थैंक यू सर। सर, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास समय के बाकी हैं। अगर कोई और व्यूअर हमारा कोई सवाल करना चाहता है डॉक्टर भंडारी से, प्लीज अपना नाम लीजिए, बहुत शॉर्ट में सवाल कीजिएगा। विकास जायसवाल जी, ओके विकास जायसवाल जी, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर भंडारी से। आप बिल्कुल शॉर्ट में अपना सवाल पूछिएगा। जी विकास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। जी विकास। सर, ये लॉन्ग टर्म में अगर गोल्ड में निवेश किया जाए तो कैसा रहेगा सर? निश्चित रूप में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए गोल्ड एक बहुत अच्छा निवेश है। जिस तेजी से हमारे देश में गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं, वह दूसरे जितने विकल्प हैं उनकी तुलना में ज्यादा है। और सोने की कीमतें जिस तरह से अभी बढ़ रही है, कभी कभी उसमें डाउनफॉल आता है, हम उसको भूल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का निवेश निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। ये एक गोल्ड सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है, वहीं ये निवेश के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश से बड़ा कुछ भी निवेश नहीं हो सकता है। आपको जरूर गोल्ड निवेश की तरफ बढ़ना चाहिए। जी डॉक्टर भंडारी, थैंक यू इस जवाब के लिए। विकास जी, मुझे लगता है आपको जवाब सही मिला होगा आपके सवाल का।
आपको उत्तर मिल गया होगा। समय हमारे पास बिल्कुल कम है, 5:29 हो चुके हैं और डॉक्टर भंडारी को जल्दी जाना है। सो मैं इस प्रोग्राम को यहीं रैप अप करना चाहूँगा, यहीं खत्म करना चाहूँगा। डॉक्टर भंडारी, 2 शब्द मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भोपू का ये सिलसिला रहा है कि हम जब भी इस तरह का कोई वेबिनार करते हैं, तो जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उस समय पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या हमारे स्पेशल फीचर्ड गेस्ट से बात नहीं कर पाते हैं, सलाह नहीं ले पाते हैं। तो इसको सम अप करने के लिए सर हम इस ज़ूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमारे भोपू ऐप पर पोस्ट करते हैं और इंदौर के लोगों से कहते हैं कि अगर आपके पास और भी कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपको डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी से कुछ जानना था लेकिन आप उस वक़्त सवाल नहीं कर पाए, तो वो ऐप में लिख दें सर, ये सवाल हम आप तक फिर पहुँचाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर के लोगों का मार्गदर्शन आप इसी तरीके से करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आप बधाई के पात्र हैं और ऐसे जो भी कोई प्रश्न होंगे तो उनके समाधान के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। जी, सो मैं अब धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा-सा वक़्त निकाला, हमसे चर्चा करी और हमारे साथ जो इस ज़ूम मीटिंग में लोग जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा करी। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, इस ज़ूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको भोपू ऐप, जो कि इंदौर का सोशल नेटवर्क है, उस पे उपलब्ध रहेगी। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है या आने वाले समय में हो सकता है, तो आप उस पे सवाल पूछिए। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी तक वो सवाल पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भोपू की होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास आपके उचित जवाब पहुँचे। सो यहाँ पर इस ज़ूम मीटिंग में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भंडारी, मैं आपका आभारी हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।